आज हम वैदिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, वैदिक साहित्य तक हो गई थी क्लास, याद है? याद है? बताओ कुछ वैदिक साहित्य के बारे में। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सबसे प्राचीन मंडल कहाँ से कहाँ तक है? और सबसे नवीन मंडल? कृषि का उल्लेख किस मंडल में हुआ है? चौथे मंडल में। ठीक है। और कौन सा एक वेद है जो कृषि से संबंधित जानकारी दे रहा है? मंडल नहीं, वेद की बात कर रहे हैं। क्या क्या साक्ष्य मिला है? हाँ, 24 बैलों से खींचा जाने वाला हल, ये यजुर्वेद में इसकी जानकारी मिली। यज्ञों की स्पष्ट जानकारी किस वेद से मिलती है? यजुर्वेद। ऋग्वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋग्वेद में समस्त जानकारी किसकी है? वैदिक काल के पूर्व काल की, यानी 1500 से लेकर 1020 के। ठीक है। अब ये बताओ, वैदिक काल को दो भागों में क्यों बांटा गया? क्योंकि इस 900 वर्षों में 1000 बीसी में विभाजन का वर्ष दिखाई दिया। विभाजन का आधार क्या था? कि भारत में लोहे के पहली बार साक्ष्य कहाँ से मिले? लोहे के साक्ष्य एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थानों पर। ठीक है। वैदिक काल का अंत कब हो गया? 600 बीसी में। अंत का आधार क्या था? कि वही जो लोहा 1000 साल में पाया गया था 1000 बीसी में, आने वाले 400 वर्षों में इसका व्यापक प्रयोग होने लगा, और जिस वजह से क्रांति में, मतलब द्वितीय नगरी क्रांति का उद्भव हो गया। ठीक है। और यहाँ से फिर कौन सा काल शुरू हो गया? उत्तर महाजनपद काल। इसी महाजनपद काल में बौद्ध धर्म भी उद्भव हुआ और जैन धर्म भी उद्भव होगा। ठीक है। आज हम वैदिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक समाज का मतलब पूर्व वैदिक काल का समाज कैसा था और उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था। तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद हम इस समाज की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। तो समझो, अगर किसी भी समाज का अध्ययन करना है तो अध्ययन करने से पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो इस वर्तमान समाज का अध्ययन करें, तो इस समाज के अध्ययन में हम सबसे पहले किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? कि भारतीय समाज कैसा, अच्छा है बुरा है। इसको परिभाषित करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी? दिमाग लगाओ। 21वीं सदी के समाज है, हाँ या ना? 21वीं सदी के समाज को अच्छा या बुरा साबित करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण किस चीज़ का अध्ययन करना पड़ेगा? अपने अपने विचार रखें। नहीं तो कौन से पॉइंट पे कंपेयर करोगे 21वीं सदी का भी? ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। हम सोशल की बात कर रहे हैं ना, समाज की बात कर रहे हैं ना, हम आर्थिक स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिक स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इसका समाज कैसा है। हाँ हाँ, पहली चीज, समाज का अध्ययन करने के लिए हमें उस समाज में रहने वाली महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा, समाज उन्नत तभी होगा जब इस समाज में रहने वाले निम्न वर्गों की स्थिति भी अच्छी होगी। अगर इन दो वर्गों में जो रह रहे हैं लोग, इनकी स्थिति अच्छी तो समाज, महिलाओं की स्थिति खराब तो समाज, निम्न वर्ग अगर बुरी स्थिति में है तो समाज कैसा होगा, और निम्न वर्ग अगर अच्छी स्थिति में तो समाज कैसा होगा। ध्यान में रखोगे? किसी भी समाज को पढ़ने के लिए हमें इन दो को आधार बनाकर पढ़ना पड़ेगा। हम किस समाज की बात कर रहे हैं? आ जाओ, ये बात समझ आ गई ना? चलो अब देखो, यानी दो कालखंडों में इसको बांटो। वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। वैदिक समाज के तहत जब हमने पूर्व वैदिक काल के समाज का अध्ययन किया तो अध्ययन के बाद पाया कि समाज कैसा है? समतामूलक समाज है। कैसा?
पहली खास विशेषता, समाज कैसा है? समतामूलक का मतलब क्या होता है? यानी सभी को समान अधिकार प्राप्त है। अभी देखना कैसे है कि नहीं है। समतामूलक समाज होने के साथ साथ यहाँ का समाज पितृसत्तात्मक है कि मातृसत्तात्मक है? सिंधु घाटी का था समाज पितृसत्तात्मक है। कहाँ का? लेकिन पितृसत्तात्मकता होने के साथ साथ महिलाओं की स्थिति का भी ध्यान रखा गया। यानी महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान नहीं किया गया, बल्कि उस समाज में रहने वाले पुरुषों के समान दर्जा देने का प्रयास किया गया। दोस्तों, समझ में आई? समाज कैसा है? समतामूलक है। यानी जो वर्ण व्यवस्था है किसके ऊपर आधारित है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसकी सामाजिक व्यवस्था है वो गतिशील है। क्या है? अभी बताते क्या होता है। सामाजिक व्यवस्था गतिशील है, मतलब शूद्र यदि पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है, यज्ञ करना चाहे तो यज्ञ, और अपनी स्थिति को सुधार कर के कहाँ ले आएगा? मेरी बात समझे। क्षत्रिय यदि युद्ध नहीं करना चाह रहा, वो व्यापार करना चाह रहा है, तो अपने वर्ग को चेंज। वैसे व्यापार नहीं करना चाह रहा बल्कि युद्ध करना चाह रहा, तो अपने वर्ग को चेंज। समझ में आई? समाज कैसा हुआ? यानी यहाँ पे डायनेमिक समाज स्थापित है। कोई भी अपना व्यवसाय कभी भी किसी भी समय चेंज कर सकता। जैसे ही शूद्रों को लगेगा कि इनकी स्थिति में गिरावट आ रही है, ये अपना व्यवसाय चेंज कर लेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे? या तो वैश्य बन जाएंगे या क्षत्रिय या ब्राह्मण। तो कैसा समाज है? यहाँ पर सबको बराबर का महत्व दिया गया कि नहीं दिया गया? ठीक। ऋग्वेद में इस बात को साबित करने के लिए ऋग्वेद के एक सूक्त में कहा गया है कि मैं एक कवि हूं। कौन? वो जो आदमी लिख रहा है, मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। यानी मेरी माता का काम क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? और मेरे पिताजी क्या हैं? यानी एक ही परिवार में क्या व्यवसाय अलग अलग दिखे? यानी एक ही परिवार में ब्राह्मण भी रह रहा है, एक ही परिवार में चिकित्सक भी रह रहा है, और एक ही परिवार में वैश्य भी रह रहा है। हाँ या ना? तो ये स्टेटमेंट दिखा रहा है कि ऋग्वैदिक समाज समतामूलक समाज था, पहला। ये स्टेटमेंट दिखा रहा है कि ऋग्वैदिक समाज गतिशील समाज था, अर्थात कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार अपना व्यवसाय चेंज कर सकता था। और नहीं, अभी नहीं, कर्म के आधार अभी आएगा। पहले समझो, ये इस लाइन को समझो। मैं कवि हूँ, पिता वैद्य है, चक्की, मेरी माँ चक्की चलाती है। यानी एक ही घर में रहने वाले 3 लोगों का व्यवसाय भी अलग अलग हो गया। यानी कोई भी व्यवसाय कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार रख सकता था और अपनी स्थिति में सुधार कर सकता था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पहला क्या था? समतामूलक समाज। कौन सा? समाज पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में विशेष ध्यान दे रहा है लगातार। देखो, अभी पहले हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की, यानी सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, यह समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, जैसे ही ऋग्वैदिक काल चला, समतामूलक समाज। हाँ या ना? इस समतामूलक समाज का मतलब कैसे? समान स्थिति कैसे दिखेगी? सोचो, दिमाग लगाओ। क्या ये कबीलाई समाज है? हाँ ना? तेज बोलो यार। कबीलाई समाज की विशेषता क्या होती है? ये झूम, मतलब अभी इस एरिया में है, यहाँ के संसाधन खत्म हो गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ के संसाधन खत्म हो गए, यानी ये घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं। हाँ, अब सोचो, घुमंतु प्रवृत्ति के लोग होंगे, इनके पास सिर्फ मवेशी के अलावा कुछ है? यानी गाय, बैल, भैंस के अलावा इनके पास संपत्ति के रूप में कुछ भी नहीं है। पशुपालन समाज होने के कारण, यानी संपत्ति का अर्जन ना होने के कारण, यहाँ पे ऊंच नीच का भाव नहीं है। यानी जब मेरे पास संपत्ति नहीं, तुम्हारे पास संपत्ति नहीं, तो हम क्या हो गए?
क्या हम ऊंचे या तुम नीचे? नहीं ना। लेकिन जैसे ही पता चले कि मेरे पास 4 फ्लैट हैं, एक ऑडी है, एक फरारी है और तुम्हारे पास साइकिल है, हमारे बीच क्या खाई बन गई? क्या हम ऊंच नीच वाले आ गए? और ये तभी होगा जब संपत्ति का स्थायित्व समाज में दिखेगा। अभी स्थायित्व तो समाज है ही नहीं, लोग यहां पर हैं, कल को वहां पर हैं, परसों संपत्ति के नाम पर इनके पास से मवेशियों के अलावा कुछ है, तो समाज कैसा होगा? समतामूलक होगा। बात समझ आई? जैसे ही पशुपालन को हमने मुख्य पेशा चेंज किया, कब पशुपालन कब तक पेशा रहा? 1500 से लेकर, जैसे ही हम थोड़ा विकसित हुए हमने क्या अपनाया? लेटर वैदिक काल में हमने मुख्य पेशा कर लिया कृषि, और गौड़ पेशा के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं? पशुपालन। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, सॉरी मिश्रित खेती के साक्ष्य हमें उत्तर वैदिक काल में दिखे। अब मुख्य पेशा क्या है? अब कृषि है। देखना, ये कोई कबीला, जो कबीला कब है? ऋग्वैदिक काल में। कबीले में कई सारे लोग होंगे, हाँ या ना? और कबीले का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने मवेशियों की जो चोरी हो रही है उसको रोक लें। मवेशी की चोरी कैसे रोकोगे? जब इनमें से कोई एक बलशाली आदमी जनस से गोपा बनकर इस कबीले की रक्षा करेगा, है ना? यानी यहां पर समतामूलक समाज के तहत हमारा मुख्य पेशा सिर्फ पशुपालन है, और हमारे बीच जो युद्ध हो रहे हैं वो सिर्फ मवेशियों को लेकर हो रहे हैं। क्या इस जमीन पर मालिकाना हक इस कबीले का होगा? दिमाग लगाओ। अरे भाई साहब, क्यों होगा? ये यहां से चले जाएंगे, चेंज होंगे। यानी जमीन पे इस समय रह रहा कबीला, क्या उसकी मूल संपत्ति है? तो युद्ध होगा क्या? युद्ध सिर्फ गाय के लिए हो रहा है। जिसके पास जितनी गाय, कबीला उतना ही वो शक्तिशाली। लेटर वैदिक काल आते आते मुख्य पेशा क्या हो गया? कृषि। यानी जो कबीला था, कबीलाई समाज था, वो धीरे धीरे स्थायित्व को प्राप्त करने लगा। और जैसे ही जनसंख्या स्थायी होगी, वो किसी एक जगह निश्चित स्थान पर रुकेगी, खेती करेगी, उस संपत्ति पर अपना मालिकाना हक दिखाएगी, हाँ या ना? जैसे ही मालिकाना हक हुआ, यानी इस संपत्ति पर किसी विशेष कबीले का अधिकार हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? अब कबीलाई अधिकार हो गया, तो युद्ध किसके लिए होंगे? जिसके पास जितनी संपत्ति वह उतना धनाढ्य, जिसके पास कम संपत्ति वह गरीब, हाँ या ना? खाई उत्पन्न हो गई। क्योंकि ये विचरण कर रहे हैं। तुलना कब करोगे तुम? रास्ते में हम चल के निकल जाएं, क्या कभी गाड़ी वाला जो निकलता है, जो तुम्हें नहीं जानता, उससे तुलना करती हो? तुलना किससे करोगे तुम लोग? पड़ोस वाले से। पड़ोस वाला फरारी ले आया, अब तुम्हें अभी तक जैसे ही तुम संभल घूम रहे हो, तुम अपने आप को गरीब नहीं महसूस कर रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारा पड़ोस वाला ऑडी से चल रहा है, वो सब, अगर सोचो तुम्हारी स्थायित्व ना होता, तुम घूम रहे होते यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तुलना कर पाते क्या? तो ऊंच नीच की तुलना हमेशा स्थायित्व के बाद ही निर्मित होगी। आज हम संभल में, कल कानपुर में, परसों बॉम्बे में, नरसों गाजियाबाद में, फिर तमिलनाडु, हमें अपनी आर्थिक स्थिति का एहसास ही नहीं होगा कि हम गरीब हैं या अमीर हैं। तुलना हमेशा किससे होगी? आस पड़ोस के लोग से, जब आपके जीवन में स्थायित्व आ जाएगा। अब ये कबीला ज़्यादा अमीर और ये कबीला, इवन कबीले के अंदर भी भेदभाव या विभाजन दिखाई देने लगे। इसके पास खेती का इतना बड़ा टुकड़ा और किसी एक के पास, विभाजन की खाई बनी कि नहीं बनी? जैसे ही विभाजन की खाई बनी, समाज जो गतिशील था वो गतिशीलता उसने खो दी, और समाज में भी स्थायित्व आ गया। यहां तक समझ में आई बात? जैसे ही समाज में स्थायित्वपन आएगा, ये है पद सोपान किसका? सबसे ऊपर कौन है? इसके बाद ऋग्वैदिक समाज में जब संपत्ति नहीं है तो इनके मध्य लालच है? नहीं है। लालच नहीं है तो ये कुछ काम करके यहां भी आ जाएगा,
यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, ये घटिया काम करके यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। लेकिन सोचो, जैसे ही संपत्ति का अधिकार स्थापित हुआ, ये जमीन मेरी, शुरुआत में सबसे ज्यादा किसने वर्चस्व स्थापित किया? अब ब्राह्मण जैसे ही ऊपर आया, बुरा मत मानना जो भी ब्राह्मण है, जैसे ही ब्राह्मण ऊपर आएगा, इस अपने उच्च पद को बनाए रखने का प्रयास है या ना? जो व्यक्ति ऊपर पहुंच गया वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आने का प्रयास कभी भी नहीं करेगा। नहीं करेगा तो अब जो सामाजिक गतिशीलता है, शूद्र जो वैश्य बन सकते थे, शूद्र जो क्षत्रिय बन सकते थे, शूद्र जो ब्राह्मण बन सकते थे, ये वर्ग इनको शूद्र ही रहने देगा, कभी भी ऊपर आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। तो गतिशील समाज अचानक से क्या बन गया? अब जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, और सबसे नीचे पायदान पे शूद्रों को धकेल दिया गया। आई बात समझ में? पक्का? नहीं समझ पा रहे हो? स्थायित्व तो जैसे ही आया, सामाजिक गतिशीलता बंद हुई, ये पद सोपान आज तक निर्मित ऐसे के तैसे। यानी अब जो जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था रंग के ऊपर आधारित थी, वो अब धीरे धीरे किस पर हो गई? जन्म के ऊपर। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण और शूद्र का लड़का, वो चाहे जितने प्रयास कर ले कभी भी ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। ब्राह्मण चाहे जितने कुकर्म कर ले वो शूद्र कभी नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात? ये चीजें जैसे ही बनेंगी, समतामूलक समाज जटिल होता चला, और जटिल समाज में हमेशा विभाजन तुम्हें दिखाई देगा। हो सब उसी तरह है। नहीं समझे? अगर कृषि ना करते तो हम समतामूलक समाज में आज भी जी रहे और बढ़िया से जीवन चल रहा होता। ये जाति व्यवस्था जैसी कुरीति हमारे समाज में आई क्योंकि हमने सामाजिक गतिशीलता के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। कर्म क्या दब रहता? अच्छी व्यवस्था थी, इसीलिए दयानंद सरस्वती क्या करें? वेदों की ओर, इस वेद की ओर नहीं कि जहां ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, शूद्र, ऐसा वेद नहीं। दयानंद सरस्वती कह रहे ऐसे वेदों की ओर लौटो जहां निम्न वर्ग को भी समान अधिकार प्राप्त है। दिखाई दी सामाजिक व्यवस्था वहां की? क्या आज का समाज इससे उन्नत है? बताओ। आज के समाज की तुलना करो इस समाज से, इस वाले से। आज तक के पूरे इतिहास में जो महिलाओं की स्थिति इस समाज में रही है, आज तक वो स्थिति दोबारा प्राप्त नहीं हो पाई। इस समाज में जो निम्न वर्गों की स्थिति थी, वो आज तक हम दोबारा प्राप्त नहीं कर पाए। आ गई बात समझ में? तो सामाजिक स्थिति के तहत हमने क्या देखा? वैदिक समाज समतामूलक था, अर्थात समाज जटिल नहीं सरल था। सरल का मतलब जो जिसको काम करना है वो करे, श्रम विभाजन नहीं है, लेबर डिवीजन नहीं है, जिसका मर्जी, कोई मोची बनना चाहे तो मोची बन जाए, कोई डॉक्टर बनना चाहे तो डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बनना चाहे तो इंजीनियर बन जाए, कोई पढ़ाना चाहे तो पढ़ा ले, कोई पढ़ना चाहे तो। कितना सुंदर समाज है, नहीं? ये जटिलता जैसे, ये सरलता जैसे खत्म होगी, समाज जटिल हो जाएगा, और जटिल समाज हमेशा विभाजन का आधार निर्मित कर देगा। पक्का? अब आ जाओ महिलाओं की स्थिति में। तो पहले क्या देख लो, थोड़ा सा देख लो, समाज के बारे में तुलना करो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। यहां पे क्या लिखोगे? समाज कैसा है? समतामूलक। यहां पे समाज कैसा है? यहां वर्ण व्यवस्था कैसी है? सरल है, और जैसे जिसके कम वैसे वह व्यक्ति अपने पद सोपान में पद को प्राप्त। यहां पर वर्ण व्यवस्था अत्यधिक जटिल हो गई, और जन्म के आधार पर हो गई। यहां का वो क्या है? मुख्य पेशा, और सेकेंडरी क्या है? यानी कई लोग कर रहे हैं कृषि, कुछ लोग कृषि कर रहे हैं, बाकी बहुत बड़ी जनसंख्या यहां पर जस्ट उल्टा। मुख्य पेशा क्या हो गया? कृषि हो गया, और गौड़ पेशा क्या हो गया? पशुपालन।
और जैसे ही किसी समाज का कृषि मुख्य पेशा बनेगा, इस समाज में स्थायित्व पनप जाएगा, संपत्ति आ जाएगी, और जैसे ही संपत्ति आएगी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, विभाजन, वर्ग का विभाजन स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। एक आदमी अमीर बनना चाहेगा और दूसरे गरीब आदमी को यहां तक पहुंचने से हमेशा रोक देगा। यह कड़वा सत्य है। आगे बात समझे। और देखो क्या चेंज हुए। हाँ, राजा को क्या बोला गया? इस जनस्व गोपा का मतलब क्या है? समाज कैसा है? जनस्व मतलब जनता का राजा। ये राजा किसके द्वारा चुना गया? उस कबीले में रहने वाले लोगों द्वारा। यहां पर राजतंत्र स्थापित हो गया। जिसके पास अधिक संपत्ति वो अधिक शक्तिशाली, और जो अधिक शक्तिशाली वही पूरे जनपद का, यानी जनपद की भावना अब कब आ गई? ये कबीलाई समाज है और ये कैसा समाज है? जनपद इस्टेब्लिश्ड। ये जगह पूरी मेरी है, मैं यहाँ का, ये यहाँ मेरा जनपद और मैं इस जनपद का, और यहाँ पे रहने वाली पूरी जनता मेरे नीचे रहेगी। हाँ है ना? क्या समतामूलक समाज रहा? अब तोड़ पा रहे हो कि नहीं तोड़ पा रहे? पक्का? यानी समाज का जब अध्ययन करेंगे तो हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और देखा कि इस समाज से हमने कैसे कैसे जटिल समाज की ओर बढ़ते चले गए। आगे बात समझ में? जिसको नहीं है पूछ लो फिर से। बहुत सीधे शब्दों में समझाने का प्रयास किया है हमने। नहीं आया तो पूछ लो फिर से। आगे चले, चलो। अब दूसरा अध्ययन करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? महिलाओं की स्थिति किस काल में, और उसके बाद हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी। क्या इसको सिर्फ लिखने से काम चल जाएगा? साक्ष्य देने पड़ेंगे। क्या क्या दोगे? समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। लेकिन महिलाओं को भी, यानी महिलाओं को भी बराबर दर्जा देने का प्रयास किया गया है। तो बराबर दर्जा कैसे दिया जाएगा? सोचो। ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियां हमेशा पुत्र की मांग कर रही हैं कि हे ईश्वर, हे इंद्र देवता, या हे मित्र देवता, या जो भी देवता, प्लीज मुझे पुत्र प्राप्त हो। मनसा क्या है उनकी? लेकिन हो गई पुत्री। तब तो जैसे ही पुत्र प्राप्ति कर रही हैं, ये वंशा क्या है इनकी? पुत्र प्राप्ति। इनकी पहली इच्छा क्या है? लेकिन अगर पुत्री हो जाए तो पुत्री के जन्म को कभी भी हतोत्साहित नहीं किया गया। उसका स्वागत किया गया और कहा गया कि जितना प्यार हम पुत्र को करते उतना ही प्यार आपको भी मिलेगा। हम, आप और पुत्र और पुत्री में कोई अंतर स्थापित, इच्छा तो होती है ना। क्यों? क्योंकि कबीली समाज युद्ध करेगा। युद्ध कौन करेगा? महिलाएं या पुरुष? तो हर महिला चाहेगी कि मेरे बलशाली रूप में बच्चे पैदा हों, पुत्र। लेकिन हो गई पुत्री। पुत्री होने के बावजूद भी भ्रूण हत्या का साक्ष्य कहीं भी नहीं दिखा। ऐसा नहीं बच्ची हुई या बच्ची को गाड़ दिया, बाल हत्या कहीं नहीं दिखी है। मतलब हाँ, ये बात की बात है, बहुत बात की। एक आएगा सूत्रकाल। सूत्रकाल में महिलाओं की भयानक तरीके से दुर्गति होगी, दफनाई जाएंगी, महिलाओं को एजुकेशन के लिए रोका जाएगा, मतलब बाउंड किया जाएगा कि तुम्हें स्कूल की शिक्षा नहीं मिलेगी। ये भी आएगा। फिर धीरे धीरे गुप्त काल में फिर से पुनरुत्थान होगा महिलाओं का, वो अलग बात है। पहले इधर से मत भटको, यहाँ आ जाओ। यानी पुत्र की मनसा है लेकिन पुत्री हो रही तो उस जन्म को हतोत्साहित नहीं किया जा रहा। इससे क्या दिख रहा है? पुत्र पुत्री लगभग क्या है? बराबर। पहला ठीक है, आ गया। दूसरा देखो, यानी जन्म के आधार पर पुत्र भी उतना ही स्थान रख रहा है जितना हो गया जन्म। जन्म के बाद क्या होगा? 4-5 साल बाद बड़ी हो जाए। बहुत सुंदर शिक्षा। जन्म के बाद शिक्षा का आधार बनाओ, और शिक्षा के आधार पर जब अध्ययन करो और देखो कि क्या वास्तव में शिक्षा स्त्रियों को दी गई, तो हाँ दी गई। कितने प्रकार के संस्कार हैं बताओ जी? 16।
16 शिक्षा की शुरुआत में दिया जाने वाला संस्कार कौन सा है? कि जाओ बेटा आज से तुम गुरु के अंतर्गत जाओ और शिक्षा प्राप्त करो। उस संस्कार को क्या बोलते हैं? हैं? गुड। उपनयन संस्कार, यानी शिक्षा की शुरुआत के लिए प्रत्येक पुत्र और प्रत्येक पुत्री का उपनयन संस्कार होता था। यहाँ पर पुत्रियों का भी ये संस्कार किया गया। सोचो अगर शिक्षा नहीं दी जाती तो लड़कियों के उपनयन संस्कार होता, और जैसे ही शिक्षा खत्म हुई कौन सा संस्कार होता है? दीक्षा। ये सब तुम लोग नहीं पढ़े हो यार। विवाह, समावर्तन। समावर्तन संस्कार का मतलब है कि इस व्यक्ति ने या इस लड़के या इस लड़की ने शिक्षा प्राप्त कर ली है। इस समावर्तन संस्कार में लड़कियों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक वर्ग लड़कियों का एक वर्ग है जिसको कह रहे हैं सधोवधू, और दूसरा वर्ग है ब्रह्मवादिनी। देखो शिक्षा प्राप्त की कौन से संस्कार से? यानी लड़कियों का भी उपनयन संस्कार हो रहा है। इसका क्या मतलब है? कि लड़कियां भी शिक्षा प्राप्त करने गुरु के पास जा रही हैं। फिर इसके शिक्षा खत्म हो गई, यानी 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद क्या होगा? कि आज से आपकी शिक्षा ग्रहण की जो कार्य है वो समाप्त हो रहा है, और एक संस्कार होगा जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं? समावर्तन। समावर्तन संस्कार में 2 प्रकार की पुत्रियों का उल्लेख, लड़कियों के वर्ग का उल्लेख किया गया। एक कौन सा है? सधोवधू। ये वो लड़कियां हैं जो समावर्तन शिक्षा प्राप्त करने के बाद कहां लौट रही हैं? कि अब जाओ शादी वादी करो और अपना वैवाहिक जीवन सुखमय पूर्वक बिताओ। एक लड़कियों का ये वर्ग है ब्रह्मवादिनी। ये कह रही देखिए मास्टर साहब हमें शिक्षा अनवरत काल तक चाहिए और हम आपके साथ ही रहकर शिक्षा प्राप्त करेंगे आजीवन। तो ऐसी लड़कियां क्या कहलाएंगी? नहीं समझे मेरी बात? पूछा गया सधोवधू कौन है? ऐसी लड़कियों का वह वर्ग जो शिक्षा प्राप्त करके वापस गृहस्थ जीवन में आ गया। ब्रह्मवादिनी कौन होती हैं? लड़कियों का वह वर्ग जो समावर्तन संस्कार के बाद भी गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रख रही हैं। आ गई बात समझ में? ये अधिकार क्या दिखा रहे हैं कि पुत्र, अब इस समय तुम अगर कोई लड़की कहे नहीं शादी करनी है, मैं जा रही हूं जंगल, घर वाले भेजेंगे? उनके घर वाले देखो आज के समय से कई ज्यादा गुना विकसित है कि हाँ बेटिया तुम्हारा मन है तो तुम जाओ, बंदिशें नहीं है, जिसकी जो इच्छा वो कर सकती है। सधोवधू और ब्रह्मवादिनी के रूप में हमें 2 लड़कियों का 2 वर्ग प्राप्त हुआ। ठीक है, चलो शादी होगी, यानी सधोवधू जो बनेंगी वो क्या करेंगी? गृहस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ेंगी और क्या करेंगी? विवाह। विवाह के बाद, अरे यार हंस रहा, विवाह के बाद बच्चे बच्चे। ऐसी कई महिलाएं होती हैं जिनको शादी के बाद बच्चे नहीं होते। आज के समय बताओ उनको क्या बोलते हैं? कितने घटिया शब्द से यूज किया जाता है। यानी समाज में उनको वो स्थान नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है। तो उसका अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस अपमान से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई विकल्प है? इस समय आईवीएफ बहुत विकसित है, करा लिया। उस समय था आईवीएफ। अपमान से बचाने के लिए ऐसी महिलाओं को ऋग्वेद में नियोग प्रथा का उल्लेख कि ऐसी महिलाएं जो विवाह के बाद बच्चे पैदा नहीं कर पा रही हैं, अपने आप को अपमान से बचाने के लिए वह नियोग प्रथा भी यूज। व्हाट इज नियोग प्रथा? नियोग प्रथा का मतलब है पति है तो पत्नी पत्नी है तो पति होगा। पति के छोटे भाई के साथ आप संबंध स्थापित करें और पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी करें। है? कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश से पुरुष ही करेंगे क्या? ये बताओ, ये शब्द लिखना में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये शब्द क्या होता है? क्या किसी पुरुष के लिए बोला गया है?
ये क्या शब्द है ये? यानी हमेशा महिलाओं को दबाने का प्रयास। पुरुष के लिए क्या बोला गया? हम गलत सही की बात नहीं कर रहे बाबूजी, हम सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि महिलाओं को यहां पर भी ऊपर रखने का प्रयास, ताकि वो अपने अपमान से बच जाए। अरे यार अब तो अच्छा ये बताओ, सती प्रथा अच्छी है? तो अगर किसी का पति मर जाए तो जीवन चलाने के लिए कर सकती है देवर से शादी, क्या दिक्कत है? होता भी है यार समाज में, ऐसा नहीं है कि तुम लोग अनभिज्ञ जानते नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता? मुख्य उद्देश्य है बच्चे की प्राप्ति, ताकि वो अपने अपमान से बच पाए। देखो यार, निष्कर्ष पे नहीं जाना है हमें, समझ में आ गई? नियोग प्रथा करने का अधिकार किसको है? ऐसे नियोग प्रथा अगर जो मतलब सब महिलाएं तो नहीं कर रही होंगी, कौन सी महिलाएं कर रही होंगी? जिनको बेबी नहीं हो रहा है। ऐसी नियोग प्रथा करने वाली महिलाओं को पुनर्भू के नाम से जाना जाता है। पुनर्भू, ये क्वेश्चन पूछा गया। पुनर्भू कौन थी? ऐसी महिलाएं जो नियोग प्रथा एक्सेप्ट करती थी, और ऐसी नियोग प्रथा के बाद बच्चा उत्पन्न होगा, उसको उस बच्चे को पुनर्वस कहा गया। नहीं, हाँ, बच्चे को पुनर्वस और उस मैडम को, लेडी को पुनर्भू। ठीक है, कौन सी पुनर्भू है? जो नियोग प्रथा को एडॉप्ट कर रही हैं। किसके लिए? समझ में आया? कुल मिला के ये दिखाने का प्रयास किया गया कि महिलाओं की वास्तव में बहुत उन्नत दशा थी। यहां पे विवाह को संस्कार माना गया है, लेकिन उस विवाह नामक संस्कार से कई गुना ज्यादा तवज्जो किसको दिया गया है? हाँ, मतलब बच्चा हो जाए बस जीवन संपन्न हो जाएगा। तो अंतिम सत्य पाने के लिए आप नियोग प्रथा भी वैकल्पिक था। सब महिलाएं करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, फोर्सफुली नहीं था। फोर्सफुली हो गई तो महिलाओं की स्थिति निम्नतम हो जाएगी ना। यहाँ पर फोर्सफुली कुछ भी नहीं महिलाओं के साथ। समझ में आ गई बात? पक्का? आगे चले। क्या हो गया? बच्चे हो गए, और क्या हो गया? उपनयन संस्कार हो गया, समावर्तन हो गया। ठीक, शादी हो गई। शादी के बाद यज्ञ होंगे, हाँ, पूजा पाठ, आराधना, इन सब को तभी संपन्न माना जाएगा जब पुरुष के साथ महिला ने बराबरी योगदान। यज्ञ में अगर महिला नहीं बैठी पुरुष के साथ तो यज्ञ अधूरा माना जाएगा। यानी यह परिवार कब बनता है? थोड़ा दिमाग लगाओ। एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ महिला। इस समाज में तवज्जो किसको दी जा रही है? थोड़ा सा मुखिया के रूप में पुरुष को ही स्थापित किया गया। यानी किसी भी परिवार का मुखिया कौन है? यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका छोटा भाई, अगर वो भी नहीं है तो बड़ा पुत्र। यानी पुरुष सत्तात्मकता के लक्षण हमें इस समय भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शक्तिशाली स्थापित नहीं है। मुखिया के रूप में किसको? जिसे क्या कहते हैं हम? कुलप। कुलप क्या होते थे? घर के मुखिया। तो कुलप कौन होगा? हमेशा पुरुष। लेकिन महिला को भी जयदस्तम कहा गया है। क्या कहा गया? जयदस्तम, मतलब पत्नी ही घर है। जयदस्तम का मतलब क्या है? पत्नी ही घर है। पत्नी के बिना घर घर नहीं रहेगा। क्या लिखा गया इसको? जयदस्तम। एक तरफ कुलप है, दूसरी तरफ जयदस्तम। यानी कहीं ना कहीं फिर से बराबरी का अधिकार देने का प्रयास किया गया। क्या हो गया? पूछो पूछो। दस्तम, दस्तम, जयदस्तम। अब ये सब कैसे शब्द हैं? याद करने में क्या होगा? नानी, दादी, दादा, दादी सब याद आएंगे। तो याद आएंगे तभी याद होगा। कुलप घर का मुखिया यानी पुरुष, उसी के बराबर जो शादी करेगी महिला उसको क्या बोला गया? जयदस्तम का मतलब पत्नी घर, पत्नी के बिना घर अधूरा। यानी बराबरी स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? हाँ या ना? उसके अलावा भी कई तुम्हें विद्वसी दिखेंगी। कौन कौन सी? जैसे लोपा मुद्रा सुना है ना, घोषा,
अपाला, और कौन सी थी? गार्गी। ये ऐसी महिलाएं हैं जो वेद का पूरा पाठ कर रही हैं, जो पुरुषों से बराबर संवाद कर रही हैं, वेदों के बारे में लड़ाई कर रही हैं कि तुम्हारे वेद के अनुसार तुम ये कह रहे हो, नहीं हमने जो वेद पढ़ा है उसके अनुसार। जी 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 जी, ये तीनों विदुषी हैं, इन्होंने पूरे दिन, वही हैं, ये कौन है? ब्रह्मवादिनी। ये पूरा जीवन इन्होंने कहाँ बिताया? वेदों के साथ। समझ में आ गई बात? तो इन सब के आधार पर क्या देखा हमने कि वैदिक समाज पूरी तरह से उन्नत समाज था, समता मूलक समाज था, समाज सरल था, श्रम विभाजन नहीं था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग का व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवसाय चुन सकता था अपनी इच्छा के अनुसार, यानी निम्न वर्ग भी अच्छी स्थिति में थे। जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने क्या देखा? लोहे की अधिकता के कारण पशुपालन से हम कहाँ चले गए? कृषि। कृषि जैसे ही हमने स्थापित की, जिसके पास उत्पादन अधिक हुआ उसने संपत्ति का अधिकार स्थापित कर लिया, और जैसे ही संपत्ति का अधिकार स्थापित हुआ वर्ग विभाजन पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देना। अब ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय हमेशा क्षत्रिय, वैश्य हमेशा वैश्य, शूद्र हमेशा शूद्र। कभी ध्यान देना, ये चीज किताब में नहीं मिलेगी। ये जो पद सोपान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऋग्वैदिक समाज में सरल समाज था ना, गतिशीलता थी, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय भी हो सकेगा, वैश्य भी हो सकेगा, और शूद्र वैश्य भी हो सकेगा, क्षत्रिय भी हो सकेगा, और इस गतिशीलता को बंद किया गया और ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित। क्या समाज ने ब्राह्मणों की बात को मान लिया होगा? विरोध हुआ होगा ना। इस विरोध को कैसे कम किया इन्होंने? दिमाग लगाओ, ऐसी क्या चीज की होगी इन्होंने कि ताकि समाज चुप बैठ जाए और इस पद सोपान को स्वीकार कर ले कि हाँ, सब मान ले कि ब्राह्मण ऊपर ऊपर हैं, उसके बाद अन्य वर्गों का स्थान है। क्या लगाओगे दिमाग? देखो दिमाग तो था, और दिमाग लगाओ। वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख कहाँ मिला? पुरुष सूक्त का क्या बताया इसमें? किससे? अबे, एक विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से 4 वर्गों का उदय हुआ। तो कौन है वो ब्रह्म पुरुष? भगवान। इनके मुंह से कौन निकल रहे हैं? समझना, देखना, भुजाओं से, जांघों से और पैरों से। क्या किसी ने देखा भगवान ब्रह्म के मुंह से निकलते हुए ब्राह्मणों को? दिमाग लगाओ। अब ब्राह्मणों ने क्या किया? जैसे ही अपने आप को स्थापित करने के लिए क्या किया होगा? उन्हें पता था कि अगर हम बोलेंगे तो समाज विरोध कर देगा। इस पूरे वर्ण व्यवस्था को किससे जोड़ दो? भगवान से, धर्म से जोड़ दो, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जिससे सभी डरते हैं। भाई ये मेरा आदेश नहीं है, ये तो ब्रह्मा ने अपने अपने मुंह से निकाला है, हम क्या करें? हम तो हो ही गए सर्वोपरि। मानो ठीक है, नहीं मानोगे तो इन्हीं का पाप पड़ेगा तुम्हें। ये तुम्हें आएंगे और श्राप देंगे। डरो बेटा, हमको हमेशा तवज्जो। समझ गए? और ये प्रक्रिया आज तक चली आ रही है। ठीक है, पक्का? तो इस व्यवस्था को, यानी गतिशीलता जब बंद हुई तब इस व्यवस्था में स्थायित्व आ गया, और ये स्थायित्व हमेशा धीरे धीरे बढ़ता ही गया है, इसमें कमी नहीं आई। ठीक है, अब आ जाओ। यानी महिलाएं 1500 से लेकर 1000 BC में कैसी स्थिति में है? बहुत ही, और 1000 से लेकर 600 BC, ये कौन सा काल है? लेटर वैदिक। यहां पर महिलाओं की स्थिति न्यूनतम हो गई।
तो ऐसी क्या खुजली हुई होगी इस साल में कि महिलाएं जो बहुत ऊपर थी अचानक से धरातल पर आ गई। हमने सिर्फ यही पढ़ा ना जिंदगी भर की वैदिक काल की महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल आते आते निम्न हो गई। क्या हुआ होगा ऐसा? फिर बोलो, जब तक थॉट निकलेंगे नहीं तब तक आंसर नहीं निकलेगा। ऐसा क्या हुआ होगा रातों रात 400 साल में? क्या हो गया होगा कि महिलाएं बिल्कुल धरातल पर आ गई, पढ़ाई लिखाई बंद कर दी? देखो, ऋग वैदिक काल बहुत बढ़िया, ऋग वैदिक काल इसकी जब से शादी तय हुई है तब से तेज हो गई। ऋग वैदिक काल किस पर आधारित है? पशुपालन। आज भी देखो पशुपालन वाले कार्य कौन कर रहा है गांव में? महिलाएं या पुरुष? जाके देखो अधिकतर कार्य कौन कर रहा है? वो भूसा कौन सान रहा है? दूध कौन दूह रहा है? 80% कह सकते हो कि महिलाएं इस पे काम में संलग्न है। तो जैसे ही मुख्य पेशे से महिलाएं जुड़ी रहीं, महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी रही, और जैसे ही आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उनको समाज में स्टेटस भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं इस समय किससे जुड़ी हैं? मुख्य पेशे, पशुपालन नहीं, मुख्य पेशा। हाँ बोलो, समझ में आया? मुख्य पेशा कौन सा है? पशुपालन। जब तक महिलाएं मुख्य पेशे से जुड़ी रहीं उनकी आर्थिक स्थिति, और जैसे किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है सामाजिक स्थिति अपने आप आगे समझ में। जैसे ही हम पशुपालन से कहाँ आए? अब बताओ, कृषि वाला काम बाहर जाकर काम कौन करेगा? हल कौन चलाएगा? पुरुष या महिलाएं? अंदर जुताई कौन करेगा? पुरुष या महिलाएं? बैलों को हाकेगा कौन? दोपहर में 2 बजे धूप में काम करेगा कौन? तो मुख्य पेशा किसके हाथों में आ गया? और जैसे मुख्य पेशा पुरुषों के हाथ में आया, आर्थिक स्थिति किसकी बेहतर हुई? जिसकी आर्थिक स्थिति बेहतर उसकी सामाजिक स्थिति भी। तो आर्थिक स्थिति इनकी बेहतर होती चली गई, और इनकी, क्योंकि ऋग वैदिक काल के बाद आज तक भारतीय नारी या विश्व की कोई भी नारी मुख्य पेशे से अपने आप को जोड़ नहीं पाई है। आई बात समझ में? खाओ कसम, पक्का? चलो, हे भगवान। तो क्या देखा? जल्दी रिवाइज करो, सब नाम के साथ रिवाइज करो, यही याद होना चाहिए। वैदिक समाज में हमने क्या देखा? समाज का अध्ययन करते हुए हम 2 चीज़ों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। पहला, उस समाज में निम्न वर्ग की क्या स्थिति है, और उस समाज में महिलाओं को कैसा स्थान प्राप्त है। तो जब हमने देखा वैदिक समाज से उत्तर वैदिक समाज की तुलना की, तो पूर्व वैदिक समाज कैसा है? समता मूलक समाज है। इस समता मूलक का मतलब यहाँ पर वर्गों का विभाजन नहीं है, बल्कि कोई भी वर्ग का व्यक्ति अपना पेशा अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर। ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसको क्या लिखा गया? मैं एक कवि हूँ, मतलब पेशे से मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य और मेरी माँ चक्की चलाती हैं। यानी एक ही परिवार में 3 प्रकार के व्यवसाय देखे जा रहे हैं। स्थिति कैसी हो गई? यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता स्थापित है, यानी जो आवन जावन की प्रक्रिया है, ब्राह्मण से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य से शूद्र, शूद्र ब्राह्मण भी बन जाएगा, क्षत्रिय बन जाएगा, और ये जो समाज में उथल पुथल है वो लगातार बनी हुई थी। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पेशा प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना लेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये सामाजिक गतिशीलता में विराम लग गया और समाज स्थायित्व की ओर जाने लगा। और जैसे ही समाज स्थायित्व की ओर जाएगा, वर्ण व्यवस्था कैसी हो जाएगी? जन्म के आधार पर, यानी जटिल हो जाएगी। हाँ या ना? तो बस इसके बाद महिलाओं की स्थिति की चर्चा की। महिलाओं में क्या क्या देखा था हमने? ऋग वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, ये लिख लेना, याद रखना, ठीक है। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया। बराबर का दर्जा कैसे दोगे? तो साक्ष्य दोगे। साक्ष्य कहाँ से? जन्म से शुरू करो, मृत्यु तक पहुँच जाओ। तो जन्म में अगर पुत्री जन्म ले रही है तो जन्म के बाद भी पुत्री को उतना ही प्यार दिया गया जितना किसी पुत्र को। थोड़ा बड़ी हुई तो पुत्र भी शिक्षा प्राप्त करेगा और पुत्री भी। इसके साक्ष्य में उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार में दिखाई देते हैं। उपनयन संस्कार महिलाओं का भी, यानी पुत्रियों का भी होता था, और समावर्तन संस्कार भी। समावर्तन संस्कार जब हुआ तो महिलाओं को, लड़कियों को
दो भागों में विभाजित किया गया। पहला सधोवधू और दूसरा ब्रह्मवादिनी। सधोवधू वो महिलाएं, पुत्रियां, लड़कियां जो शिक्षा प्राप्त करके वापस गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएंगी, और ब्रह्मवादिनी वो जो आजीवन शिक्षा प्राप्त करती रहेंगी। शादी हो गई, गृहस्थ जीवन बिताने लगी, बच्चा नहीं हो रहा तो लड़कियों को नियोग प्रथा प्राप्त करने का अधिकार भी था। नियोग प्रथा क्या है ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद जो नियोग प्रथा एक्सेप्ट कर रही है लड़की, उसको किस नाम से जाना गया? पुनर्भू। और नियोग प्रथा से प्राप्त बच्चे को पुनर्वस कहा गया। ठीक है। पुरुषों के बराबर महिलाओं को हर जगह अधिकार दिए गए, और ये अधिकार हमें परिवार के अंदर भी दिखाई दिए। जैसे वह यज्ञ कभी संपन्न नहीं होगा यदि वो अकेले किया गया हो, तो महिलाओं को भी बगल में बैठने का अधिकार बराबर से दिया गया है। इसका साक्ष्य कहाँ मिला? क्योंकि मुखिया को कुलप कहा गया और महिला को जय दस्तमे। जय दस्तमे का मतलब पत्नी ही घर है, घर के पत्नी के बिना घर की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की ओर आएंगे, महिलाओं की स्थिति में निरंतर ह्रास आता चला जाएगा। मुख्य कारण क्योंकि ऋग्वेद में मुख्य पेशे से जुड़ी महिलाएं थीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मुख्य पेशे से पुरुष जुड़ गए, और जो व्यक्ति मुख्य पेशे से जुड़ेगा वही उन्नति प्राप्त करेगा, और जो गौर पेशा अडॉप्ट करेगा वो हमेशा क्या होगा? धीरे धीरे नीचे आता चला जाएगा। समझ में आई बात? पक्का जाके अब किताब पढ़ना तो चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। बाकी कल हम मिलेंगे वैदिक सभ्यता यानी उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, चलो।